नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स है जो कक्षा 10 की अर्थशास्त्र है उसका पार्ट 4 और इसका भाग 1। इस पार्ट ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 और अगली जो वीडियो आएगी उसमें पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बिल्कुल नोट्स और जो पिक्चर्स है उनके माध्यम से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से हम अपन जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है वैश्वीकरण की सिंपल डेफिनेशन है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक साथ एक दूसरे से जुड़ती है। मतलब वैश्वीकरण सीधा सा अगर हम बात करें तो एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। मतलब जो चीजें हैं वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मुश्किल के क्या हो सकती है, होती रहे, फ्लो होती रहे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पूंजी का मुक्त प्रवाह। मतलब किसी सरकार की या किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जो बाजार के अकॉर्डिंग क्या चल सके ये सारी चीजें चल सके। तो वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ते हैं, जिससे उत्पादों और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो इससे क्या होगा? जो वैश्वीकरण है इससे एक देश से दूसरी जो देश है उस वहां तक जो सेवाएं, जो कोई आप सर्विसेज देते हो, इसके साथ जो आपका जो उत्पादन होता है, जो आपके उत्पाद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा पहला ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्देशीय उत्पादन में हम देखने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है। मेरी बात समझना, यहाँ पर उत्पादन जरूर लिखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने दूसरे देश में ऑफिस खोल दिया तो वो मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी। नहीं, उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी वो कंपनी वहां पे करती हो। मोर देन वन, एक से ज्यादा देशों में वो क्या करती हो, उत्पादन करती हो। ठीक है ना। उसे कहा जाएगा क्या? मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी की फुल फॉर्म भी याद रखना, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इस कंपनी का, ये कंपनियां उन स्थानों पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां उन्हें उत्पादन की लागत कम और वे अधिक लाभ कमा सके। देखो ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, वहां पर अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, अपना उत्पादन केंद्र बनाती है, जहां पर क्या सस्ता मिले इनको, एक तो टैक्स में रिलीफ मिले, इसके अलावा इनको जो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जहां पर इनको कम पैसों में श्रमिक मिल जाए, काम करने वाले मिल जाए, जमीन की कीमत कम हो, उन जगह पर ये क्या करती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है। जैसे अगर आप कुछ एमएनसी की बात करें तो जैसे गूगल हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया इंडिया में। तो बहुत सारी आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अभी मैं जिस मोबाइल को चला रहा हूँ, सैमसंग हो गया, डेल हो गया, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से ज्यादा देशों में क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। उत्पादन के कारक देखो, ये उत्पादन जो आपका जो प्रोडक्शन है उसको कौन सी चीजें इफेक्ट करती है, कौन सी जगहों पर उत्पादन के कारक, उत्पादन फैक्ट्रीज लगाई जाती है। तो यहाँ पर जहां पर बाजार हो, बाजार के नजदीक लगाया जाएगा। कोई भी जो प्रोडक्शन यूनिट है या जो उत्पादन के लिए जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे लगाई जाएगी, जहां पर बाजार पास में हो। कम लागत, जहां पर कम पैसों में कुशल, देखो दोनों तरीके के क्या चाहिए यहाँ पर, कुशल और अकुशल दोनों तरीके के श्रमिक जहां पर मिल जाते हो। ठीक है। इनके अलावा और उत्पादन के अन्य कारक क्या है? जैसे आपके पास भूमि, जमीन भी चाहिए ना, आपको प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो आपको जमीन भी चाहिए, जमीन मिल जाए आपको। इसके अलावा जो पूंजी है वो मिले, इस पूंजी की उपलब्धता हो, सरकारी नीतियां अनुकूल हो। देखो 1991 से पहले अपने इंडिया में बहुत ही कम फैक्ट्रियां थी। 1991 से पहले क्या थी, बहुत ही कम फैक्ट्रियां थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या था, 1991 से पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, इस कारण यहाँ पर फैक्ट्रियां बहुत ही कम थी। ठीक है। अगला देखने वाले हैं हम लोग। तो अब आगे हम देखने वाले हैं अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन
इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके द्वारा विश्व भर में उत्पादन को आपस में जोड़ने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से वो उत्पादन को आपस में जोड़ती है। तो एक तो करती है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या करती है? विदेश, जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी वो अपने यहाँ पर क्या कर रही है, पैसा लगा रही है, किसके थ्रू लगाएंगी? जैसे उत्पादन के लिए वो जमीन खरीदेगी, ठीक है, भवन कोई बिल्डिंग बनाएगी, मशीन लाएगी, और इस अन्य उपकरण खरीदने में जो एमएनसी द्वारा वे की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो क्या अमेरिका की कंपनी है, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी क्या करेगी, अपने यहाँ पर क्या लगाएगी, फिर यूनिट लगाएगी, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी या उत्पादन की फैक्ट्री लगाएगी। तो फैक्ट्री यहाँ पे लगाएगी तो वो अपने देश से जो पैसे लेके आएगी, उसके लिए जैसे उसको जमीन भी चाहिए, और वो जमीन के साथ साथ बिल्डिंग का निर्माण भी करवाएगी, वो बिल्डिंग का निर्माण के साथ साथ अन्य उपकरण मशीन्स वगैरह भी लेके आएगी, यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको पैसे भी देगी। तो इसे कहा जाता है विदेशी निवेश, ठीक है। स्थानीय, बहुत सी बार क्या होता है कि स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करती हैं। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी आई, वो यहाँ जैसे जापान की, पहले क्या होता था, जापान की जो होंडा कंपनी है वो भारत की हीरो के साथ मिलकर हीरो होंडा नामक कंपनी बनाई थी, ठीक है ना। इस तरीके से एमएनसी क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती है। इससे स्थानीय कंपनी के को अतिरिक्त निवेश के लिए धन और उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी मिलती है। धन और उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी मिलती है। अगर मान लीजिए कोई भी जो बाहर की कंपनी है वो टेक्नोलॉजी में अच्छी होती है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेके आती है और साथ ही वो अपना पैसा लगाती है। तो यहाँ की कंपनी को तो क्या केवल क्या करना रहता है, जो प्रोडक्ट बनाया उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या और भी उनको भी पैसे लगाने। तो इस तरीके से क्या होता है, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इससे जो अपनी स्थानीय जो कंपनी है उसको भी क्या मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, पैसा मिलता है, ये सारी चीजें होती है। आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग एमएनसी छोटी स्थानीय कंपनियों से आपूर्ति करवाती है। और जो एमएनसी होती है वो यहाँ पर जो छोटी कंपनी है उसके साथ क्या कर लेती है, टाइप कर लेती है, और उनके साथ जो आपूर्ति जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करवा के जो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम में लेती है, ठीक है। स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो यहाँ अपने यहाँ की छोटी लोकल कंपनी को खरीद लेती है और उसके ब्रांड का नाम लेके यहाँ पर अपनी चीजों को बेचती है। बड़ी एमएनसी जो होती है वो अक्सर छोटी कंपनियों को खरीद लेती है, फिर उत्पादन का विस्तार यहाँ पे वो करती है, ठीक है। ये हमारा ये भी हो गया, आप आगे देखने वाले हैं। तो विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, विदेशी व्यापार ने किस तरीके से जो पूरे बाजार है उनको एक कर दिया। तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। मतलब विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे हमने यहाँ से हमारे जो आईटी जो प्रोफेशनल है वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं दूसरे देशों अमेरिका में बेच रहे हैं, ठीक है। अब अमेरिका से हम कोई चीज यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है ना, यही क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार के मुख्य क्या कार्य होते हैं, देखिए। एक तो बाजार का विस्तार, मतलब विदेशी व्यापार से क्या चीजें बदलती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों तरह के फायदे नुकसान है, ये हम आगे और भी देखने वाले हैं। तो ये उत्पादकों को अपने देश के बाजारों से बाहर विश्व के बाजारों में पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। मान लीजिए कोई अपने यहाँ पर कोई चीज पोल्ट्री बना रहा है जैसे, तो वो केवल अपने इंडिया में ही नहीं, इससे क्या है दूसरे देशों में भी इंडिया की जो पोल्ट्री है या जो वो जैसे आईटी जो अपने सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प, अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर मोबाइल की पहले लिमिटेड थे, लेकिन जैसे ही 1991 में क्या आता है 1991 में हमारे जो एलपीजी आगे हम पढ़ने वाले हैं उनको ग्लोबलाइजेशन 1991 में ही लेके आए थे। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए बहुत सारी विकल्प खुल गए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कहीं से भी कोई भी चीज खरीद सकते हो। आपके आज के टाइम पे तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये विदेशों में कोई सी भी चीज आप यहाँ पर खरीद सकते हो। तो इससे क्या हुआ, विकल्प जो उपभोक्ता है उनके पास क्या आ जाते हैं, विकल्प आ जाते हैं। ये उपभोक्ताओं को घरेलू उत्पादन से परे विदेशों में उत्पादित वस्तुओं में से चयन करने का विकल्प देता है। बाजारों का एकीकरण, पूरे बाजार क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को एक साथ जोड़ने या एकीकृत करने का काम करता है, ठीक है। आगे बात समझें।
आगे देखिए, वैश्वीकरण क्या है। अब देखने वाले हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण की परिभाषा देखें तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, इसका मुख्य कारक क्या है, मुख्य कारक क्या है, मुख्य कारक क्या है, मुख्य कारक क्या है, वस्तु और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सरकार रोक टोक करे, कोई वस्तु किसी देश में भेजना है या कोई दूसरे देश से यहाँ पे आ रही है तो उसका बिना किसी रोक टोक के मुक्त क्या हो, प्रवाह हो। विदेशी निवेश, जो निवेश या पूंजी है उसका भी मुक्त प्रवाह हो। प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह हो। लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन क्या हो, मुक्त हो। बिल्कुल किसी बिना किसी रोक टोक के क्या हो, बिना किसी रोक टोक के प्रवाह हो। एमएनसी की भूमिका, एमएनसी की क्या भूमिका है, एमएनसी इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। एमएनसी जो है वो इस प्रक्रिया में क्या निभा रही है, बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रही है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में क्या लगाती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है। तो मल्टीनेशनल जो कंपनी है इस में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। जैसे साउथ कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, वो अपने देश में आती है और फैक्ट्री लगाती है। अपने देश की टाटा कंपनी जो है वो दूसरे देशों में जाके फैक्ट्रियां लगा रही है। तो ये जो वैश्वीकरण करने में जो ये कंपनियां हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैश्वीकरण को संभव बनाने में प्रौद्योगिकी, कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। एक तो प्रौद्योगिकी में जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही तेजी से क्या होना हुआ है, प्रगति हुई है, बहुत ही ज्यादा इसने प्रगति की है टेक्नोलॉजी में। जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन प्रौद्योगिकी जैसे ही आपके यहाँ पर जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में बन गया। आज के टाइम पे आप जैसे शिप जो है, बहुत ही अच्छी शिप निर्माण हो चुका है। ठीक है, कंटेनरों के उपयोग से क्या हुआ है, बेहतरीन जहाजों और सस्ते हवाई परिवहन ने वस्तुओं और लंबी दूरी तक कम लागत में पहुंचाना संभव बना दिया है। मतलब आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में हो, हवाई जहाज के माध्यम से वहां जा सकते हो। अपने सामान, बहुत सारी जो फ्रीज की जाने वाली दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती है जो कम समय में ही खराब हो जाती है, उनके लिए रेफ्रिजरेटर वाले जो शिप बना दिए गए, उससे कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। इसके अलावा आईटी जो हो गया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रौद्योगिकी जो चीज है, बहुत ही इसने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है ना, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल आदि से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत और कम लागत पर दुनिया में किसी भी जगह पर आप अपने विचार भेज सकते हो, अपना आइडिया भेज सकते हो। इससे क्या हुआ है, इससे भी हमारे को दूरस्थ स्थानों में भी उत्पादन और सेवाओं का समन्वय आसान हो गया है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग वैश्वीकरण को, और दूसरी क्या कौन सी चीजों ने संभव बनाया है। विदेशी व्यापार ने तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, विदेशी व्यापार तथा विदेशी जो निवेश है उसका उदारीकरण। व्यापार अवरोधक जो ट्रेड बैरियर, पहले मैंने बताया ना आप लोगों को 1991 से पहले क्या लगा हुआ था, ट्रेड बैरियर लगा हुआ था, जो हमारी सरकार के द्वारा हटा दिया गया था। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को नियमित बढ़ाने या घटाने करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को व्यापार अवरोधक कहते हैं। आयात पर कर, इस तरीके से, मतलब व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, ट्रेड बैरियर क्या होते हैं। सरकार क्या कर देती है, किसी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा देती है। ठीक है ना, जिसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक कहते हैं। जैसे टैक्स हो गया, जैसे आयात कर लगा दिया, कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो इसको हटाने की, हाँ, जो ये व्यापार है इसे ही क्या कहा जाता है, ट्रेड बैरियर कहा जाता है। अब उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया अवरोधक कहलाती है। जो आपने पहले अवरोधक लगाए थे या जो ट्रेड बैरियर लगाए थे, जैसे ही आपने वो हटाए ना, उन हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण से वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध हट जाते हैं, और जो आपने जो ट्रेड बैरियर लगाए थे वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं, जिससे व्यापार आसान हो जाता है। इससे व्यापार क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। भारत में 1991 के आसपास ये नीति अपनाई थी। भारत ने भी क्या किया था, ये नीति कब अपनाई थी, 1991 में अपनाई थी। अब देखते हैं, एक यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या क्या होता है,
विश्व व्यापार संगठन से, यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और सभी देशों को व्यापार के समान अवसर प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाना इसका काम होता है। ठीक है। WTO के निम्न नियमों ने सदस्य देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए प्रेरित किया है। भारत में भी जो 1991 में जो हटाए थे ना ट्रेड बैरियर्स, उनमें सबसे ज्यादा दबाव किसका था? WTO का ही था। आगे बात समझ में। WTO के बहुत ज्यादा दबाव के कारण ही भारत में भी 1991 में क्या हटाए गए थे? ट्रेड बैरियर्स हटाए गए थे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये WTO को याद रखना। और ये आज हमारा पहला इसका जो पार्ट है ये खत्म होता है। इसके बाद अगला 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। कमेंट में जरूर बताइए क्या हमारे को सुधार करना चाहिए। थैंक यू।